हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू युवा प्लस 2.0। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे एकदम फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, द चैप्टर नोन एज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इंडिकेटेड द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950। सो अगर 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होता है, सो ऑब्वियसली वो उससे पहले बनाया गया है। तो कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, कैसे इसको बनाया गया, वो सारा स्टोरी हम इसमें फोकस करेंगे। इसको मैं स्टोरी नाम इसलिए दिया हूं क्योंकि इससे अंदर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोरी की तरह लगता है, और साथ ही साथ ये वो कॉमन फील्ड है जहां से हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही सेक्टर में क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोकस करके सारा क्लास फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बना सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सम फंडामेंटल लॉ, सम रूल्स जिसको फॉलो करके एक कंट्री की टोटल सिस्टम चलता है, और इस डॉक्यूमेंट को बनाने की ऑथोरिटी किसके पास होता है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होता है तो पब्लिक, जो कंट्री की पीपल है, वो खुद इसको बना सकता है। सो ये अगर एक कंट्री होगा और इस कंट्री के लिए अगर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सो ये संभव नहीं है कि कंट्री की सारे पीपल जाके उसको बनाए। तो इसलिए एक अलग सा मेथड इसमें हमको यूज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वो क्या है? पीपल अपने अंदर से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजेगा एक बॉडी में, जिस बॉडी की थ्रू एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया जाएगा। ये जो बॉडी बना, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शॉर्ट में हम सीए बोल सकते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स एक्चुअली है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। और इस बॉडी का मेन एक्टिविटी क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करना। सो वही इधर लिखा हुआ है कि लॉज आर क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे कि पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी ऐसे ही एक बॉडी है, बट इसका पास थोड़ा ज्यादा ऑथोरिटी होता है। इसका पास ये ऑथोरिटी होता है कि वो कंट्री की सबसे ऊपर वाला लॉ जो होता है, यानी कि सुप्रीम लॉ, फंडामेंटल लॉ, उसको बना सकता है। सो दैट्स व्हाई इसको बनाने के लिए एक बॉडी बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसका काम होता है उस कंट्री की पीपल के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। तो हमारे लोकल एरिया की कोई अगर पीपल का डिमांड होता है, वो हम बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। हमारे इंडिया में एट दैट टाइम वैसा ही प्रोसीड्यूर था। ब्रिटिश के पास जो अथॉरिटी था, उस अथॉरिटी के थ्रू वो कंट्री में किसी भी तरह की चेंजेस कर सकता था। बट पीपल ऑफ इंडिया जो सारे डिमांड करते थे, वो डायरेक्टली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कर नहीं सकते थे। जैसे कि आज के दिन में हमारे लोकल कोई अगर डिमांड होगा, लोकल अगर कोई नीड्स होगा, तो हम क्या करते हैं? लोकल पॉलिटिकल पार्टी को जाके बोलते हैं, और वो लोग सत्ता में अगर होता है तो सत्ता के थ्रू वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। वैसे उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और साथ ही साथ कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर था, अभी भी है, शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब हरियाणा बेल्ट में होता है। सो ये सारे पॉलिटिकल पार्टी था उस दौरान, जो कि ब्रिटिश के पास ये सारे पब्लिक की डिमांड को लेके जा सकता था। और तुमको तो पता ही है, एट दैट टाइम सबसे पॉपुलर पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड सेकेंड वन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो दैट्स व्हाई ये सारे डेट्स जरूरी है, इसको याद रखना। सो देख लो एक बार कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन ईयर हमको पता है 1885, राइट? सेकेंड वन 1906, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म, एंड शिरोमणि अकाली दल, इट वाज फॉर्म्ड इन 1920। ओके,
नेक्स्ट वन, अभी हम फोकस करेंगे वन बाय वन हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन 1914 टू 18। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो गया था। उससे पहले कम्युनिकेशन का जो प्रोसीड्यूर बहुत धीमी था, अभी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया था पहले के दौरान। इससे क्या हुआ, अलग अलग वेस्टर्न कंट्री में एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, उसका इंफॉर्मेशन सारे कंट्री को मिल रहा था। तो हर एक कंट्री को यह समझ में आ गया था कि कॉलोनियल मूवमेंट ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो एक दिन अगर सडनली कॉलोनियल मूवमेंट बंद हो गया, तो दूसरे ही दिन से हम देखेंगे कि हमारे अपने कंट्री को अपना अपना ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके चलाना है। सो इसलिए हमारे कंट्री के लिए अलग कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो इसके ऊपर लोग सोचने लगा कि हमारे कंट्री अगर सडनली इंडिपेंडेंट होता है तो तब जाके इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा। इसके साथ ही साथ हमको ये भी रिमेंबर रखना है कि एट दैट टाइम हमारे महात्मा गांधी वो भी कंट्री में लौट के आ गया था फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो इसके दौरान एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का जो बूस्टिंग हुआ, वो सारे इंडियंस के अंदर एक अजब का एक फोर्स तैयार किया, जो फोर्स ब्रिटिश को इंडिया से भगाने में बहुत ही असरदायक हुआ। सो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का जो फोर्स है वो एट दैट टाइम बहुत ही स्पाइरली चेंज हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक सरकमस्टेंस पैदा हो रहा था। ब्रिटिश भी समझ गए थे कि इंडिया में वो ज्यादा दिन रूल नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी समझ गया था कि अभी अगर हम आंदोलन को और भी ज्यादा जोर देंगे, मूवमेंट को और भी ज्यादा फोकस करेंगे, तो ब्रिटिश इंडिया छोड़ के जाएंगे। सो इसलिए हम देखेंगे फ्रॉम 1934 मानवेंद्र नाथ रॉय का जो आइडिया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा सकता है, उस आइडिया को सामने लाया गया। फर्स्ट टाइम इट वाज अनऑफिशियली डिमांडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एम.एन. रॉय का था। एक्चुअली एक पर्सन का बात तो ब्रिटिश नहीं सुनेगा, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लेटफॉर्म के थ्रू इस डिमांड को रेज किया गया। सो फर्स्ट डिमांड वाज रेज्ड इन 1934। किसकी डिमांड? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज फर्स्ट टाइम रेज्ड इन 1934। Second time, it was officially raised by again Indian National Congress in 1935. After that, British government इसके ऊपर सोचा और साथ ही साथ उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया, the document known as August Offer in 1940. Through this August Offer document, British government एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करने की परमिशन दिया गया। सो दैट मीन्स जो डिमांड एम.एन. रॉय यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज किया गया था इन 1934 अनऑफिशियली, वही डिमांड रेज किया गया ऑफिशियली इन 1935 फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म and was accepted by the British government through this document August Offer in 1940. बट उसमें भी प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स का बॉडी होता है, बट इस ग्रुप ऑफ मेंबर्स के अंदर कितने मेंबर होंगे वो तभी भी तय नहीं हुआ। इसलिए ब्रिटेन से एक कमिटी को भेजा गया, द कमिटी नोन एज क्रिप्स मिशन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की लीडिंग में इस कमिटी को इंडिया में भेजा गया। 1942 की इस कमिटी ने इंडिया में आया और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ बैठ के ये डिसाइड करने की कोशिश किया कि हमारे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। बट प्रॉब्लम रेज हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑब्वियसली मुस्लिम लीग ऑल्सो, क्योंकि ये सब चाह रहे थे कि ये बॉडी होगा टोटली इलेक्टेड बाय द इंडियन पीपल। दूसरी तरफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स चाह रहा था कि ये बॉडी बनेगा नॉमिनेटेड पर्सन बाय द ब्रिटिश। सो इसलिए दोनों के अंदर मतभेद हुआ और हम देखेंगे कि कमिटी टोटली फेलियर, क्रिप्स बैक करके चला गया ब्रिटेन।
अर्थात इसके मतलब यह हुआ कि कोई भी डिसीजन नहीं हुआ। सेकेंड, दूसरा एक कमिटी भेजा गया। इस कमिटी का नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। नाउ द न्यू कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 इंडिविजुअल मेंबर। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि पहले भी टाइम में आ गया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ ही साथ एवी अलेक्जेंडर एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इस बार लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को रखा गया चेयरमैन। मतलब the cabinet mission plan was a 3-membered committee which was chaired by Lord Pethick Lawrence, and the year is 1946. This committee decided the total number of members of the Constituent Assembly will be 389. So ऐसे करके हम देखेंगे कि आफ्टर दैट इन जुलाई टू अगस्त इलेक्शन कंडक्टेड हुआ 1946 में, और उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन की रिजल्ट सामने आएगा। इलेक्शन में देखेंगे कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्यादा सीट उसको मिलता है और मुस्लिम लीग को थोड़ा कम मिलता है, 73 सीट्स उनको मिलते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि नवंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूट। सो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कंटिन्यूएशन है वो चलता रहा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे 6 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया था इन नवंबर, बट इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड। अगर एस्टैब्लिश नहीं होगा तो काम काज कैसे करेंगे? सो काम काज करने के लिए एक फिक्स्ड प्लेस में इसको एस्टैब्लिश होना जरूरी है। सो उसी की दौरान हम देखेंगे कि 6 दिसंबर 1946 इन दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ऑफिस है उसको एस्टैब्लिश किया गया, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। 9 दिसंबर द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। दिल्ली में ही हुआ फर्स्ट मीटिंग। इन मीटिंग के अंदर हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग अटेंड नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज मुस्लिम लीग कम सीट उनको मिला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंजेक्ट किया था, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग को यह समझाया था कि तुम इंडियन पीपल के साथ मत रहो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ तुम अलग करके रहो, और तुम्हारे जो अलग सा कंट्री है उसका डिमांड तुम कर लो। हम तुमको वो डिमांड, उस डिमांड के ऊपर हम सोचेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग एक साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर कर लेते हैं, एक साथ मिलके इंडिया की संविधान को बनाते हैं, सो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये इसी सोच के अंदर हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग को यह समझा गया था फ्रॉम ब्रिटिश साइड कि हम इंडियंस, इनके अंदर 2 डिवाइडेशन रखना जरूरी है ताकि ये वीक रहे, और जब ये ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे तो बाद में आगे हम फिर से इधर आके कॉलोनियल रूलिंग कर लेंगे। सो इसी सोच में हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग को ये समझाते हैं, और मुस्लिम लीग इस कमिटी की मीटिंग में, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहा है। सो 9 दिसंबर 1946 द फर्स्ट डे ऑफ द मीटिंग, कोई भी परमानेंट प्रेसिडेंट यानी कि जो प्रिसाइडिंग करेंगे हाउस को, ऐसे कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं था। फर्स्ट दिन की इस मीटिंग को प्रिसाइडिंग करने के लिए सीनियर मोस्ट पर्सन को ठीक किया गया, जो था सच्चिदानंद सिन्हा। तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिसाइडेड बाय सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 11 दिसंबर 1946 द परमानेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को, और परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया 2 पर्सन को, वीटी कृष्णमाचारी एंड सेकेंड वन एच.सी. मुखर्जी। अगर किसी हाउस को प्रिसाइड करना है तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ता है। अगर डेमोक्रेटिक बॉडी होता है सो उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स, और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर कभी भी एब्सेंट रहे तो जो और भी कोई पर्सन्स को उधर से वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हैसियत में रखा जाता है, ताकि इन द टाइम ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर द वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्ट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो यही था वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी का काम, और राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया,
जिस स्पीच को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो स्पीच है जिस स्पीच के अंदर से बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको लिया गया था। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज रेज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू and the date was 13 December 1946 and the place was Constituent Assembly. It was passed by Constituent Assembly as preamble in future January 1947. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कामकाज चल रहा था, दूसरी तरफ ब्रिटिश भी अपना जो पॉलिसी है उसको इंजेक्ट कर रहा था। तो उसी के दौरान 3 जून प्लान यानी कि माउंटबेटन प्लान बनाया गया। माउंटबेटन प्लान वो प्लान है जिसके द्वारा इंडिया को डिवाइड किया गया, पाकिस्तान और इंडिया बोल के दो अलग सा कंट्री बनाने की प्लानिंग किया गया और साथ ही साथ इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, उसका भी एक्सेप्टेशन हुआ इसी प्लान के थ्रू। और पाकिस्तान के लिए अलग सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका भी एक्सेप्टेशन किया गया इसी प्लान के थ्रू। So the Mountbatten plan is so important. The Mountbatten plan, also known as 3rd June plan, because this plan was declared on 3rd June 1947. After that, in July 1947, the Indian Independence Act was passed by British Parliament and it was came into force on 15th August 1947 in India. और इसी के थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिल गया। अब तक हमारे इंडिया के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, बट इंडिया तो हो गया था इंडिपेंडेंस। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कामकाज है वो बहुत जोर से स्टार्ट हो गया। और दूसरी साइड में हम देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जारी हुआ था इन 1937, उसको मॉडिफाई करके फ्रॉम 15 अगस्त 1947 इंडिया में कंटिन्यू किया गया। ये एक्ट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता है। ऑन 29 अगस्त 1947 बी.आर. अंबेडकर की लीडिंग में ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया, जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन ड्राफ्ट है उसको तैयार करना। ऑन 21 February 1948 the drafting committee completed its first draft and the second draft was published in October 1948. और इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे on 26 November 1949 the Constitution of India was adopted through the members of the Constituent Assembly. इस डेट पे कुछ प्रोविजन को एनफोर्स किया गया और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है उसको एनफोर्स किया गया ऑन 26 January 1950. So the maximum part was enforced on 26 January 1950. That's why we say the constitution was adopted on that date and the constitution was enforced on that date. Okay? So अभी तक जो भी सारे पॉइंट्स हमने थ्रू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने कंटिन्यू किया था उसी को इधर पॉइंट वाइज दिया हुआ है। सो और एक बार हम रिपीट करेंगे नंबर 1 पॉइंट से। नंबर 1 पॉइंट क्या दिया हुआ है, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन भी कर सकते हो, और जिसी को लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है तो वो www.juaplus.in से इस टोटल क्लास का जो पीडीएफ है वो फ्री मुफ्त में डाउनलोड भी कर सकते हो। इसलिए तुमको जो करना है वो है www.juaplus.in में विजिट करना है, उधर जाके जुआ प्लस 2.0 की जो क्लासेस है उधर से पॉलिटिकल क्लास के अंदर से पीडीएफ को फाइंड आउट करना है और पीडीएफ को डाउनलोड करना है अपने डिवाइस में। क्लियर? सो फर्स्ट 1934 क्या हुआ था? फर्स्ट 1934 में मोहन रॉय वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज ब्रॉट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और साथ ही साथ हम देखेंगे अनऑफिशियली द डिमांड वाज रेज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो। इन 1935 officially INC demanded for the Constituent Assembly. In 1940 अगस्त ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू ब्रिटिश ने ये जो डिमांड कर रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको एक्सेप्ट किया। 1942 में क्या हुआ? द क्रिप्स मिशन वाज केम इन इंडिया टू डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और
कोई डिसीजन टेकन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दी सम डिफरेंस कॉन्सेप्ट। सो इसलिए क्रिप्स मिशन बैक करके चला गया ब्रिटेन। सेकेंड जो कमिटी इंडिया में आया उसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। इट वाज अ 3-member committee was came in 1946. The committee was chaired by Lord Pethick Lawrence. Another 2 members was A.V. Alexander and Sir Pethick Lawrence and Sir Stafford Cripps. Next, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल नंबर ऑफ मेंबर डिसाइड किया, कितना किया? टोटल मेंबर डिसाइड किया 389। At that time, India was divided in 3 major parts. Number 1 part British Chief Commissioners Area. ये सारे जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स एरियाज था, 4 ऐसे एरिया से 4 पर्संस को इलेक्ट करने के लिए डिसाइड किया गया था। देन गवर्नर्स प्रोविंस, एट दैट टाइम 11 जो गवर्नर्स प्रोविंस था, उधर से टोटल 292 मेंबर को इलेक्ट करने के लिए डिसाइड किया गया था। और प्रिंसली स्टेट्स उधर से डिसाइड किया गया 93 मेंबर्स। सो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ मेंबर डिसाइड किया गया था 389। ओके, सो इलेक्टेड कितना? दीज मेंबर्स were indirectly elected and 93 members were nominated by princely state। मतलब अलग अलग जो टेरिटोरी था, कहीं पे जमींदार, कहीं पे राजा, कहीं पे महाराजा, कहीं पे महारानी, कहीं पे नवाब। सो वो सारे जो रूलर्स थे, लोकल जो रूलर्स थे, उनके द्वारा नॉमिनेटेड होके आएंगे ये सारे 93 मेंबर्स। सो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ मेंबर डिसाइड किया गया 389। सो अगर क्वेश्चन किया कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी 389, इट वाज डिसाइडेड इन द कैबिनेट मिशन प्लान। इलेक्टेड मेंबर्स टोटल 296 from different 2 field। ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स एरिया से 4 और गवर्नर्स प्रोविंस से 292 और नॉमिनेटेड मेंबर कितना? 93। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जुलाई टू अगस्त 1946 द इलेक्शन वाज कंडक्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो 296 का सीट के जो इलेक्शन वो कंडक्ट किया गया था। द टोटल स्ट्रेंथ की जो बारे में अभी मैंने डिस्कस किया वो सब इसमें दिया हुआ है। जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स एरियाज थे, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, कुर्ग एंड बलूचिस्तान, वो भी इसमें मेंशन किया गया। अक्टूबर 1946 द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड 208 INC, 973 इंडियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज को मिला था 15 सीट्स। तो टोटल 296। बाकी जो नॉमिनेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। सो नॉमिनेशन कंप्लीट होके नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूटेड। इन दिसंबर 1946 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दिल्ली। सो 6 दिसंबर 1946 दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टैब्लिश किया गया था। December 9 the first meeting was conducted in Delhi. It was presided by Sachidananda Sinha. December 11 1946 Rajendra Prasad, V.T. Krishnamacharya and A.C. Mukherjee were elected as president, vice president and vice president. 13 December objective resolution was raised by Jawaharlal Nehru. It was the base of the preamble of Indian Constitution in future. 3rd June 1947, the Mountbatten Plan was declared by this document, by this plan, India was divided. 2 अलग सा कंट्री बनाने की डिसाइडेशन हुआ था, पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय दिस प्लान। ओके, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है वो भी इसी प्लान पे डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट वन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में और इसको एनफोर्स किया गया था ऑन 15 अगस्त 1947। थ्रू दिस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कंप्लीटली फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। सो फ्रॉम दैट डे इंडिया बिकेम अ सॉवरेन टेरिटरी व्हिच कॉल्ड डोमिनियन। देयर इज नो गवर्नमेंट बट इट इज an independent country, then it's called dominion.
So India and Pakistan both got the dominion status. इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ठीक से आइडेंटिफाई कर लो। क्वेश्चन डालते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से कब पास हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट की थ्रू पास किया गया लॉ को कब सम्मति दिया गया फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन। सो दो अलग अलग डेट है। On 4th July 1947, it was passed by British Parliament, both house of British Parliament. And on 18th July 1947, it was signed by British Crown. So अलग अलग डेट है, समझ के आंसर करना है। Next one, drafting committee was appointed on 29th August 1947. It was the most important committee out of the total committee of the Constituent Assembly. अलग अलग कमेटी को अलग अलग काम दिया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी को काम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन की मेन जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करना, जो कि 21 फरवरी 1948 तैयार हो गया था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी की टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर है, इधर से क्वेश्चन डालते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 7 है, ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूं। देन द चेयरमैन वाज बी.आर. अंबेडकर। 2 members were modified, B.L. मित्तर एंड D.P. खोइतन। उनके बदले लिया गया था इन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी को। ओके, सो वी.टी. कृष्णमाचारी और टी.टी. कृष्णमाचारी दो अलग सा पर्सन है। कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्टेड किया गया था वी.टी. कृष्णमाचारी को। सो वी.टी. कृष्णमाचारी was the vice presiding officer of the Constituent Assembly, और टी.टी. कृष्णमाचारी was an important member of the drafting committee. इधर से और भी क्वेश्चन डालते हैं कि ओनली मुस्लिम मेंबर कौन था, तो मोहम्मद सादुल्लाह वाज द ओनली मोहम्मदन मेंबर। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि ओनली बंगाली मेंबर कौन था, सो बी.एल. मित्तर वाज द ओनली बंगाली मेंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट रीडिंग आज के दिन में अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, तो हम देखेंगे उधर भी ऐसे रीडिंग किया जाता है बिल के ऊपर। वैसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसके ऊपर भी ऐसे ही रीडिंग किया गया था। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ये तीनों रीडिंग अलग अलग डेट की बिटवीन कंप्लीट किया गया था। इस दौरान बहुत सारा रिकमेंडेशन उठा था कि ये सारे जगह को चेंज किया जाए, और उसी के दौरान हम देखेंगे कि 7635 ऐसे सेक्टर को फोकस किया गया था कि इसको चेंज करना जरूरी है, और उसके अंदर एक्सेप्टेड किया गया था 2473। ये सब चेंज करके हम देखेंगे कि फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो सारे डिसीजन टेकन होता था वो सबकी सहमत की द्वारा डिसाइड किया जाता था। सो इस दौरान भी वैसा ही हुआ था, सारे मेंबर अपने ही सम्मति की द्वारा इसको एक्सेप्ट किया था एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसके मतलब यह हुआ कि हमारे इंडिया में कोई ऐसे पब्लिक ओपिनियन लेने की प्रोसीड्यूर मेंटेन नहीं हुआ था। डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर ही इनके ऊपर सिग्नेचर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया था एज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ हम देखेंगे जब इसको सिग्नेचर किया गया था उसमें सारे मेंबर भी प्रेजेंट नहीं था। कुल मिला के 284 मेंबर वर साइन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सेम डेट 26 नवंबर 1949 the adoption date of Indian Constitution and as well as the enactment date of Indian Constitution. The enactment indicated the creation, कब इसको क्रिएट किया गया था, that means 26 नवंबर 1949। कब इसको एडॉप्ट किया गया था वो भी सेम होगा 26 नवंबर 1949। On the same day, some of the provisions of Indian Constitution like citizenship, election, provisional parliament, temporary and transitional provisions, ये सब enforce किया गया था, और rest of the constitution was enforced on 26 January 1950। So एक final session किया गया था on 24 January 1950 to 26 January 1950। From in between, Constitution of India was accepted and signed, and it was came into force on the same date 26 January 1950।
So why the constitution was held from November 1949 to January 1950? Because of the स्वराज आइडिया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत दिन पहले से फ्रॉम 1930 द सेम डेट वाज सेलिब्रेटेड एज स्वराज डे. सो दैट्स व्हाई 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाने की बाद भी हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स नहीं किया गया, उसको और भी 2 महीने होल्ड करके ऑन 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया. सो इधर से क्वेश्चन डालते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज came into force on which date? So Constitution of India was came into force on 26 January 1950 and this date also known as commencement date of Indian Constitution. Commencement मतलब शुरुआत, starting, okay, सूचना. So उस दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या था? एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल था, 22 पार्ट था और 8 शेड्यूल था. आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा चेंजेस हुआ है, जैसे कि हम देखेंगे कि आर्टिकल के अंदर बढ़ती आया है, पार्ट्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स चेंजेस हुआ है, ऐड हुआ है, रिपील हो गया है, और शेड्यूल के अंदर भी हम देखेंगे कि 4 नया शेड्यूल ऐड हुआ है. प्रीएम्बल उसका भी चेंजेस हुआ है, उसका भी अमेंडमेंट हुआ है. सो क्या है आज के दिन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ऑन 26 जनवरी 1950 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था ये सब 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल. प्रेजेंटली अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हम झांकेंगे कि देखेंगे प्रीएम्बल है, उसके साथ 3 नया शब्द है, उसके अंदर 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. 25 पार्ट्स है विद 475 प्लस आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 5 अपेंडिक्स एंड 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. सो ये सब क्या है? नॉर्मली एक किताब के अंदर अगर हम फोकस करेंगे तो क्या देखेंगे? उसका एकदम फर्स्ट कवर पेज के अंदर क्या होता है? कवर पेज के अंदर होता है उसका नाम. सेम लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इस कवर पेज के ऊपर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जैसे कि किताब के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पेज, कवर पेज उठाने से पहले जो पेज हमारे मतलब सामने आएगा उसको हम बोलेंगे प्रीफेस, राइट? सो ये जो प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम इसको बोलते हैं प्रीएम्बल. सो प्रीफेस के अंदर क्या होता है? जिस्ट पार्ट होता है ना, उस बुक के अंदर क्या है उसको जिस्ट करके उसको उसमें दिया होता है. सेम लाइक प्रीएम्बल में वैसे जो भी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल है उसके अंदर होता है उसका जिस्ट पार्ट. सो प्रीएम्बल इज बेसिकली द जिस्ट मैटर ऑफ एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके बारे में हम बहुत सारे किताबें भी देखेंगे, गवर्नमेंट बुक के अंदर देखेंगे कि सब एकदम फर्स्ट पेज के अंदर होता है ये सब, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया बोल के. उसके बाद हम देखेंगे कि पार्ट्स एंड चैप्टर के थ्रू, जैसे कि किताब में होता है ना अलग अलग चैप्टर के अंदर टॉपिक डिस्कस किया होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट के अंदर ये सारे चैप्टर्स और सारे प्रोविजन को रखा गया. अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग टॉपिक डिस्कस किया गया, जैसे कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर, सिटीजनशिप पार्ट 2 के अंदर, यूनियन की मैटर पार्ट 5 के अंदर, स्टेट की मैटर पार्ट 6 के अंदर, ऐसे करके दिया हुआ. और उसके बाद आता है एक्सटेंडेड मैटर जो कि शेड्यूल नाम से इंडिकेटेड होता है. शेड्यूल मतलब जो भी सारे प्रोविजंस हम पार्ट के अंदर नहीं देख पाएंगे वो उसको अलग सा करके शेड्यूल के अंदर लिस्टेड किया जाता है. सो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कवर पेज, उसके बाद प्रीएम्बल, उसके बाद पार्ट्स और उसके बाद शेड्यूल, ये सारे टॉपिक और भी डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.